चलिए हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब उन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार हुए हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात मुझे फिर से बता दीजिए, हम लोगों ने जब ढेर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिला करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार किया था तो मैंने आपको वेव फंक्शन बताए थे। मैंने बोला था हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का अपना एक वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन जब सेम फेज में ओवरलैप करते हैं तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन भी कम होता है। अगर इन्हीं वेव को अपोजिट फेज में ओवरलैप करा दिया जाता है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है। उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन ज़्यादा होता है। हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। तो अब सवाल ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरीके का होता था, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरीके का होता था, क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आइए एक एक करके देख लेते हैं। जब मैंने 1s को 1s के साथ ओवरलैप कराया था, अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने 1s का ओवरलैपिंग किसके साथ कराया था बेटा, 1s के साथ। तो इससे दो ऑर्बिटल तैयार हुए थे, कौन कौन से, कोई मुझे बताएगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब बताओ सिग्मा 1s कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो कुछ ऐसा बनता है, आप लोगों को शायद उस टाइम पे ये भी क्लियर कर दिया गया था। ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस को आपस में मिला करके मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते हैं। ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हुआ करता था उसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया था। मैंने कहा था ये दो न्यूक्लियस हैं और इन न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल मैंने तैयार किया था, अगर आपको याद हो तो किसी को ऐसा। और ये ऑर्बिटल जो है वो है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैंने ऐसे दिखा दिए। और मैंने आपको बताया था जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते तो उसमें एक प्लेन ऐसा होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो आपने कहा सर ये हो गया आपका नोड, मैं मान गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को, डन बेटा, ओके। इसी तरीके से जब मैं 1s सेम इसी तरीके से अगर 2s को 2s के साथ कराता तो भी ऐसे एज इट इज बनता क्योंकि सिग्मा ही तो बनता। अब आइए पीजेड का पीजेड के साथ ओवरलैप कराते हैं। जब मैंने पीजेड को पीजेड के साथ ओवरलैप कराया था तो भी क्या बना था बेटा, सिग्मा बना था। तो एक तो सिग्मा पीजेड बना था 2pz, अगर मैं 2pz को 2pz के साथ ओवरलैप कराऊं तो सिग्मा 2pz बना था और सिग्मा स्टार 2pz बना था। क्या बात क्लियर हुई, ओके। अब आइए मैं देख लेता हूं यहाँ पे, जब मैं सिग्मा की बात करता हूँ सिग्मा 2pz की, तो सिग्मा 2pz का जो ऑर्बिटल का शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दोनों न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पाई है ना, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल आपको पता है डबल शेप होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस। ओके, अगर मैं सिग्मा स्टार की बात करूं तो आप समझ गए होंगे। अब सिग्मा स्टार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस थोड़े से अलग होते हैं। ये है आपका सिग्मा 2pz का शेप। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं ना, एक लोब आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो सिग्मा 2pz में भी हमें एक नोड दिखाई दे गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, मान लो px का 2px का ओवरलैपिंग किसके साथ कराएंगे, 2px के। बताइए इससे क्या बनेगा बेटा, एक तो पाई 2px बनेगा और दूसरा पाई स्टार 2px बनेगा, ठीक है ना।
अब दोनों बना के देख लेते हैं। जब पाई 2px की बात करेंगे और दूसरा पाई स्टार 2px की बात करेंगे तो उस केस में ध्यान देना, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के जब हम बारे में बात करेंगे तो पहले बताना बॉन्डिंग में जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो कैसा हो रहा है, सेम फेज में हो रहा है, तो सेम फेज में सब आपस में ऐड हो जाते हैं और अपोजिट फेज में सब आपस में ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको इधर दिखने लगते हैं। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें न्यूक्लियस में जो लोब आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। थोड़ा सा पास इसको कर देता हूँ। इस तरीके से। अब यहाँ पे एक तो ये आपको लाइन दिख गई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे और एक लाइन ये दिख गई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने नोड होंगे टोटल? 2 नोड। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्या ऐसा कोई ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें 2 नोड हैं, तो आप कहेंगे हाँ। कौन कौन से बेटा, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें 2 नोड होते हैं। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर जाके इसको और ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ें। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। नहीं किया? कर फिर। हमारे पास टोटल 2 सिग्मा हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2 तरीके के, एक तो S वाला सिग्मा और एक P वाला सिग्मा, और पाई हमारे पास सिर्फ P वाला है। बोल बेटा, कहाँ पे? न्यूक्लियस के बीच में गैप तो है ही है। अच्छा आप क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। अच्छा ये नोड, नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। ये एक प्लेन है, 2 प्लेन अलग अलग तरीके का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, पूरा अलग ही हो गया पूरा। ये अलग एक लोब हो गया, ये अलग एक लोब हो गया, ये अलग एक लोब हो गया, ये अलग, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। ये कोई न्यूक्लियस अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 2 नोट कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं, आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होंगे, तो आप बोल सकते हैं। पाई में ऐसा होता है, किसी भी पाई बॉन्ड में एक ऐसी जगह मिलेगी आपको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0, बशर्ते क्या बेटा? नहीं, पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड है ना, ये पाई है, तो पाई तो कोई भी नॉर्मल पाई भी होता तब भी जाके यहाँ मिलेगा। अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है अभी यहाँ तक, तो आप एक बार पूछ लीजिए मुझसे। दिस इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हेडिंग आप डाल लेंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए अब हेडिंग डालिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पहले इसमें लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए हेडिंग डालिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखिए व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एटम्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू एटम्स ऑफ highly electronegative element such as fluorine, oxygen and nitrogen. Highly electronegative
element such as fluorine, oxygen and nitrogen, comma, the hydrogen atom form a weak bond. The hydrogen atom form a weak bond with electronegative atom. With electronegative atom of the other molecule. Of the other molecule. This weak bond is known as hydrogen bond. With electronegative element. With electronegative element या electronegative atom of the other molecule. This weak bond is called hydrogen bond. There are two types of hydrogen bond. There are two types of hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond and intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी मैंने आपको कितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बताए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मान लीजिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले कि ये समझाऊं, क्या इंटरनेशनल का मतलब समझते हो? मतलब क्या हुआ? फॉरेन। यानी कि इंटरनेशनल का मतलब होता है दो अलग अलग नेशंस के बीच, है ना। नेशनल क्रिकेट जब होता है तो दो अलग अलग नेशन आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। इंट्रा नेशन की जब बात हुई तो इसका मतलब एक ही नेशन एक ही है। इसी तरीके से जब इंटर मॉलिक्यूलर की बात हुई तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और जब इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात हुई तो एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही ना? और एक बार चेक करते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखें बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक एटम, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास मान लीजिए सबसे पहला कि मेरे पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ई है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन, एक दूसरा मॉलिक्यूल है ई और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, कुछ इस तरीके से देखें। तो भैया ये ई और हाइड्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना बेटा। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सेम यही काम इसके साथ होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। सेम यही काम इसके साथ होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, वो उसे बर्दाश्त नहीं करता, उससे वो अनस्टेबल हो जाता है। अब बताओ, क्या ये हाइड्रोजन अनस्टेबल है? किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। क्या ये ई अनस्टेबल है? किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ तो पूरा बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन बगल वाले के साथ एक अनदेखा सा अनचाहा सा बॉन्ड बनाता है जो किसी को नहीं पता चलता। इसे हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ये एक तरीके का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी और के प्रति है, अपने वाले से जुड़ा हुआ है फिर भी किसी और से अट्रैक्ट हो रहा है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ, इसमें ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सेम यही काम ये हाइड्रोजन दूसरे वाले के साथ करेगा या नहीं? तो आप कहेंगे कि भैया ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल। क्या अलग अलग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है बेटा,
दो अलग अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। देखो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हर जगह जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अब आपको दिमाग में आएगा क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये तो बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। किसी के भी साथ बना सकता है, एग्जाम्पल और भी देंगे, परेशान ना हो। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एक एक करके कई एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF देख लेते हैं और देखते हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास, भैया ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ। फिर एक हाइड्रोजन है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ। फिर एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन के साथ, फिर एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन। ऐसे हमने कई मॉलिक्यूल लिख दिए, ठीक रहा ना। अब इस मॉलिक्यूल में ये फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव। अब जब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसके ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सेम क्या इस मॉलिक्यूल के साथ हुआ होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, सेम यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अब देखो भैया ये वाला हाइड्रोजन इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ एक अनदेखा अनचाहा सा बॉन्ड बनाता है, और ये भूल जाता है कि अगर ये बॉन्ड बना रहा तो इसका वाला भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। ये देखो दुनिया का यही रिवाज, द लॉ ऑफ नेचर। देखो इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन किसी और मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होगा। इस तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और इस कनेक्शन से एक बहुत लंबी सी चेन तैयार होती है, और इससे सब स्टेबिलिटी तैयार हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल? हाँ कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट वाला, ये डॉट वाले पे बॉन्ड बन रहा है। नहीं शेयरिंग, यही तो, ये शेयरिंग नहीं, ये आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। ये आयनिक बॉन्ड एक तरीके का है, समझ लो। ये फोर्स है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिग जैग हुआ। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, जिग जैग स्ट्रक्चर क्यों हुआ? कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये स्ट्रक्चर जिग जैग क्यों हुआ भाई? आंसर दीजिए। बॉन्ड एंगल की वजह से, लोन पेयर की वजह से। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? तो लोन पेयर की वजह से जिगजैग हुआ। आप याद रखेंगे बॉन्ड एंगल 140 डिग्री का होता है, यानी कि जो भी बॉन्ड एंगल जितने हैं, जहाँ जहाँ पे चेंज हो रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 140। बताओ क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पानी देखा है कभी, पानी? तो आओ उसमें भी देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ध्यान से देखना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, मैंने लिखा एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है, हाँ या ना? इसी के साथ एक और ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से 2 लोन पेयर। सेम और मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया, इसका एक हाइड्रोजन, इसका दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 लोन पेयर। देखें ध्यान से। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे 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 लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? इधर बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव। अब अपनी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए किससे दोस्ती करेगा? नेगेटिव से। अब यहाँ नेगेटिव के तौर पे लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? धीरे से इसके साथ आएगा और एक बॉन्ड बनाएगा। सेम यही इस वाले लोन पेयर से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सेम इसी तरीके से इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ
ये बॉन्ड बनाएगा। अब इस हिसाब से ज़रा अगर ध्यान से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे बेटा, तो ये आपका अगर लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड में ये शेप बेंट शेप होता है। अच्छा एक सवाल, कभी राज की बात बता रहा हूँ, आज जाके ट्राई कर लेना। मैंने बोला मेरे एग्जाम्पल कभी गलत नहीं होते। ये पानी है, एक बार पिटा था इसके चक्कर में, इसलिए एग्जाम्पल याद रहते हैं। मैंने इसको पूरा यहाँ तक बराबर भर दिया, पूरा बराबर। मैंने तो इसलिए किया था कि मम्मी खुश हो जाएंगी, क्योंकि पानी नॉर्मली मेरा कोई भी भाई बहन पानी नहीं लगाता था फ्रिज में, पानी पीकर बॉटल ऐसे फेंक देता था। तो मैंने नई बॉटल थी, मैंने एकदम पानी भरा, एकदम बराबर यहाँ तक ऐसे देखते हुए भरा, और उसके बाद ऐसे ढक्कन पैक किया और उसको फ्रीजर में डाल दिया। अगले दिन मम्मी ने दे कंटाप मारा। मैंने पूछा मम्मी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा तूने बॉटल क्यों ख़राब कर दी। मैं सोच रहा हूँ मैंने बॉटल कहाँ ख़राब की, बॉटल का ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ आ गया, और उसके बाद इसको रखो तो ऐसे बिन पेंदी का लोटा इधर उधर घूमने लगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। नॉर्मल कंडीशन पे ध्यान देना, नॉर्मल कंडीशन पे सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन जब आइस की बात करते थे, वाटर जब फ्रीज होता है, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। तो आइस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम जब कंपेयर करोगे ना, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर के वॉल्यूम से। सवाल है कैसा क्यों, उसका जवाब इधर मिलेगा। स्ट्रक्चर बदल जाता है। देखो कैसे, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, इस पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है कौन सी ज्योमेट्री है, बेंट शेप। लेकिन जब बेटा ये वाटर के केस में, दिस इज फॉर वाटर, यानी कि H2O किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक। लेकिन अगर मैं आइस की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आइस की बात करूं तो ये जो ऑक्सीजन है जिसका हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, उस केस में इसका जो लोन पेयर है ना बेटा, कुछ इस तरीके के बॉन्ड बनाता है। इसका जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, और इस बॉन्ड बनाने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन है भले sp3, बट इसकी ज्योमेट्री बन जाती है टेट्राहेड्रल। किस फेज में बेटा ये, फॉर आइस। आइस के केस में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, जब वाटर के केस में कौन सा ज्योमेट्री शो करता है, बेंट शेप। अब इसको ऐसे करें बेटा, पेज देना जरा, ये कॉपी उठाना, हाँ तुम अपनी कॉपी उठाना कर। किसका लेटर था? ओके, इधर देखें, ये है बेंट शेप, यही तो होता है बेंट शेप, और ये दूसरा बेंट शेप। और दो बेंट शेप के एक दूसरे के पास रखा जाए तो आप देखेंगे कि इनके बीच में गैप, ये बड़े आराम से एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो सकते हैं। तो क्या इनके मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम हो सकती है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल बेंट शेप के बजाय, गिरना मत, अगर ये मॉलिक्यूल बेंट शेप के बजाय टेट्राहेड्रल होता, कुछ इस तरीके से, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसके ऊपर दूसरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती तो क्या ये वैसे अरेंज हो पाता जैसे पहले था? तो क्या इनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, और अगर स्पेस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और इस वजह से अगर आइस और वाटर की बात करते हैं तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। क्या बात क्लियर हुई? तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि आइस वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और वॉल्यूम के ज़्यादा होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से आपने कहा सर अगर किसी भी आइस को या फिर किसी भी वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखा जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? बेंट शेप होगी। और अगर उसी को इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए कि उसके लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने लगें,
उस केस में जब टेट्राहेड्रल बनेगा तो उसके बीच में गैप बढ़ जाएगा और बीच में गैप बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और आपको पता है डेंसिटी दिस इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बॉटल में भरा हुआ पानी किसी ने कम नहीं किया, ना ही उसमें किसी ने पानी डाला, यानी कि मास तो सेम है, बशर्ते हुआ क्या कि फ्रीजर में डालते ही उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम में बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया वॉल्यूम आइस की ज़्यादा होती है या वाटर की, तो आप कहेंगे आइस की वॉल्यूम वाटर के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अगर मैं कहूँ डेंसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि भैया डेंसिटी आइस की कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है। और यही रीज़न है कि आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर क्वेश्चन आएगा वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, तो आप आंसर दे पाएंगे ड्यू टू डिक्रीज इन its density and increase in its volume by hydrogen bonding। इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर अमोनिया का एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ लिया कि इन HF मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन कितने फ्लोरीन से घिरा हुआ है, तो क्या होगा आंसर? 2। और यही सेम क्वेश्चन अगर मैं H2O के लिए पूछूं कि इन H2O एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन नॉर्मली लोगों के दिमाग में तो क्या आएगा, H2O है तो एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 2। जबकि आंसर मन की आंखों से देखोगे तब मिलेगा ये कि ऑक्सीजन भले इस 2 से अपना तो अपना ही है, दूसरे का भी अपना ही है। यहाँ तो ये 2 हाइड्रोजन तो इसके हैं ही हैं, पड़ोसी का भी हाइड्रोजन उसी का है। नेक्स्ट है अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। ये उधर वाला पोर्शन हटा दूं क्या? ये इधर ये वाला हटा दूं? ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। फॉर्मूला क्या है अमोनिया का बेटा? NH3 और एक लोन पेयर होगा। देखें, मैं इसको पहले ऐसे रैंडम बना दे रहा हूँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। एक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन से बेटा 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर होगा, यही तो होगा। सेम इसी तरीके से एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और इसका एक लोन पेयर। ऐसे ही एक और नाइट्रोजन होगा, उसके 3 हाइड्रोजन और इसका एक लोन पेयर। एक और नाइट्रोजन, उसके 3 हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से होंगे। एक और नाइट्रोजन, उसके 3 हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। बताओ, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ घिरा हुआ है? 4 हाइड्रोजन के साथ, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ये हो गई है ना। अब देखो, इस नाइट्रोजन ने दूसरे किसी और के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसका हाइड्रोजन भी किसी और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे पता चले चाहे ना चले। यही एक फैक्ट है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही लॉ है। फिजिक्स वाले सर ने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया होगा, नहीं बताया अभी, वक्त आएगा बताया जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया है। बताओ कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ? 1 2 3 4। तो अमाइन में टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। वाटर में भी टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। HF में केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। मतलब वाटर में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, जबकि HF में एक
फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, एक इधर और एक इधर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये रहा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें? नहीं, हाँ इन्होंने पूछा कि सर इस तरीके की बॉन्डिंग किन किन में हो सकती है। इस तरीके की बॉन्डिंग के लिए देखो मेन कंडीशन क्या है, पहले तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मैंने बोला एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ क्या जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन, और साथ में एक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान देना, इसकी डेल्टा नेगेटिव और इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, या अपोजिट भी हो सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? मान लो अगर मैं अमाइन एक ले लूँ और एक वाटर ले लूँ तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो हाइड्रोजन, ध्यान देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो 3 में से किसी एक के साथ जुड़ा होना चाहिए। कौन कौन से 3? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो आपका जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन किनके साथ जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। और अगला जिसके साथ वो ये प्योर वाला बॉन्ड भी इनके साथ होना चाहिए, और जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने वाला है वो भी इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोई ज़रूरी नहीं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने HF का दिया, इधर भी फ्लोरीन था इधर भी फ्लोरीन था, कोई ज़रूरी नहीं इधर फ्लोरीन है तो इधर ऑक्सीजन भी हो सकता है, इधर फ्लोरीन है तो इधर नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा मैंने H2O का दिया एग्जाम्पल, H2O में इधर ऑक्सीजन था इधर भी ऑक्सीजन था, कोई ज़रूरी नहीं इधर ऑक्सीजन इधर HF भी हो सकता है, इधर ऑक्सीजन इधर NH3 भी हो सकता है। HNO3 आओ चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा सर HNO3 का हो सकता है या नहीं, आओ चेक करते हैं। अब बताओ नाइट्रोजन कितने, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो HNO3 का नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन है। तो आपने कहा सर 1 2 और 3 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कुछ गलती हो गई। क्या गलती हुई? यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड के साथ O लगा दिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा दिया, O, और O के साथ क्या लगा दिया, H, HNO। अब ये देखो HNO2 और यहाँ पे क्या हुआ, O। क्या इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं है। क्या गलती हो रही है? तो क्या होना चाहिए फिर? एक इलेक्ट्रॉन से और चाहिए। तो ऑड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, याद रखो, क्या ऑड नंबर वाले की वैलेंसी कंप्लीट होती थी? क्या ये एक्सेप्शनल केस में आता था? याद आ रहा? चलो अभी मैं इसका थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जहाँ जहाँ पर भी आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दिखा हुआ नजर आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगी। हटा दूँ इसे? चलिए इसे नोट कर लें। जिस हाइड्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना चाहते हो वो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही जुड़ा होना चाहिए, और इन्हीं से भी वापस जुड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब क्या होगा बेटा? एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखो अल्कोहल में बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि OH है। मैंने एक अल्कोहल लिखा ऐसे, और इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी NO3 बताया। देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और वो हाइड्रोजन बनाएगा क्या? बगल में एक ऑक्सीजन और दिख रहा है तो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाँ या ना? ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? डेटिव। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। एक ही साथ 3 बॉन्ड एक जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डेटिव बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बताओ क्या ये अलग अलग मॉलिक्यूल है? डेटिव बॉन्ड का मतलब
शेयरिंग हो लेकिन एक ही एटम शेयर करे, ठीक है, उसे डेटिव बॉन्ड, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर से एक बार बताओ, क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल है या अलग अलग? एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें दो अलग अलग एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ये अलग अलग मॉलिक्यूल हुआ करते थे, देखो ये पूरा नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल अलग है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, इन दोनों में बॉन्डिंग हुई, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से एक बार बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, और इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के साथ बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया? ओके, एक बार और, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ONP। अगर मैं इसी का एक भाई है जिसे हम पैरा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ। अभी आप ये होता क्या है अभी इसके बारे में मत सोचो, क्लास 11th लास्ट चैप्टर 10वां चैप्टर वो है ये जो तो इसलिए अभी इसके बारे में सोचो, अभी बस जो बता रहा हूँ उसके बारे में बस इतना ध्यान देते रहो कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। हाँ, बस अभी के लिए आप इसे बस याद कर लेंगे, और बाकी समय आएगा मैं वापस से बताऊंगा। ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो ये बताओ कौन सा बॉन्ड हुआ? कौन सा वाला? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सा हुआ? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब आप सोच रहे इससे फ़ायदा क्या होता है? बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं इससे। अभी जानना चाहते हो सच में? चलो ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अंतर आ जाता है, वोलेटिलिटी के बीच में अंतर आ जाता है। अब आप सोच रहे बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदल जाएगा? इससे बदल सकता है क्या? और समझाता हूँ। इससे पहले कि मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी बताऊं, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता है? एनीवन? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बच्चों वाला डेफिनेशन ये तो क्लास 7th में पढ़ाया गया था। बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअल में क्या होता है पता है? जब नीचे से भाप बनता है ना, आपने कभी देखा, आप खाना बना रहे हो, चाय बना रहे हो, ऊपर से पतीले से ढक दिया है तो वेपर बनता है, तो वो वेपर जो बनता है तो बनते बाहर का एक प्रेशर होता है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अंदर वाला जो प्रेशर है बढ़ते जब ऊपर वाले प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है, अब लिक्विड का टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, वहीं तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ सकता है। और अब बोलते हैं ये सिचुएशन बॉइलिंग सिचुएशन कहलाती है, यानी कि आप कहते हैं अब लिक्विड का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा तो लिक्विड बॉयल करेगा, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इसको ऐसे समझेंगे, एक बात बताना, वेपर बन रहा है, कभी लिक्विड को वेपर बनते हुए देखा है? भाप बनते हुए देखा? वेपर बन रहा है तो उसका मतलब जो लिक्विड में मॉलिक्यूल है वो फटाफट किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। ये ऐसे हो गया कि आप सबको अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल समझ जाऊँ, एक साथ बैठे हो ना, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, एक एक को उठा के बाहर क्लास से फेंकूँ, आइसोलेट कर दूँ तो गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाँ या ना? अब सोचो मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के फेंक दूँ तो आराम से उठा पाऊँगा। जैसे अगर मैं इसका बाल पकड़ के इसको पकड़ के यहाँ से बाहर फेंकूँ तो फेंक पाऊँगा? उठा लूँगा ना इसको, आराम से उठा लूँगा, उठा के फेंकूँ। अब दूसरा आप समझना, एक तो ये अपना खुद का हाथ पकड़ करके बैठी हो और एक बगल वाले का हाथ पकड़ के बैठी हो,
और वो अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बैठे हुए, इधर ये इसके बगल वाले का हाथ पकड़ के बैठे हुए। अब मैं इसको उठाऊंगा तो मुझे पूरी क्लास को उठाना पड़ेगा और मैं खुद ही उठ जाऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन हो गया। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है। अब किसी एक मॉलिक्यूल को मैं नहीं भगा सकता। अब उसको भगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पैरा वाले का या ऑर्थो वाले का? पैरा वाले का। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शन है। इसमें तो ये अपने खुद के हाथ पकड़ के बैठी है, तब तो और आसान रहेगा उठाना, है ना? आपने कभी किसी को उठाया है? नहीं उठाया? एक लड़का 50 किलो का वजन उठाया या ना उठाया, 50 किलो की लड़की जरूर उठा लेगा। देखा कभी उठाते हुए मूवीज़ में? तुम साउथ इंडियन मूवीज़ नहीं देखते हो क्या? ठीक है। तो उसमें एक बार मैं एक्ट कर रहा था कॉलेज में, ठीक है। तो कॉलेज में एक्ट करते समय उसमें क्या था कि जो हीरोइन है उसे गोली लग जाती है एक्टिंग में। मैं हीरो था, तो हीरोइन को गोली लग जाती है और मुझे उसे उठा करके लेके जाना था। भाई साहब कमर टूट गई यार। मैंने कोशिश की, हमने कहा थोड़ा सा तू भी तो कोशिश कर उठने की। वो उठे ही ना, वो एकदम मुर्दे की तरह पड़ी थी। मैं उठाया, मैंने कहा पर्दा गिरा भाई। तो सवाल ये था कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक मॉलिक्यूल को उठा करके वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसमें आसान होगा या ऊपर वाले में? ऊपर वाले में आसान होगा, नीचे वाले में मुश्किल। तो आसानी से इवेपरेट कौन हो जाएगा? तो जो आसानी से इवेपरेट हो जाता है उसे बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। जैसे पेट्रोल को ऐसे हाथ पे रखो, देखो बूम करके निकल जाएगा। हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो आसानी से इवेपरेट हो सके, उसे वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। और उसी का फ़ायदा उठा करके परफ्यूम बनाया जाता है। परफ्यूम हमेशा उसी का बन सकता है जो वोलाटाइल हो। जो वोलाटाइल है ही नहीं, उसका परफ्यूम कैसे बनाओगे? जो इवेपरेट ही नहीं हो रहा है, सूंघते रहो, पानी लेके सूंघो, सूंघ पाओगे? नहीं सूंघ पाओगे। क्यों? उसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इवेपरेट नहीं हो रहा है। तो हर एक चीज़ का अगर जब तक वो इवेपरेट नहीं होगा तब तक उसकी कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होगी। जैसे ये मार्कर है, देखो अगर पीछे से, ये प्लास्टिक है ना, क्या इवेपरेट हो रहा है? नहीं। लेकिन मैंने इसे खोला तो ये इवेपरेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। ट्राई करके देखो, सूंघना अच्छे से। मज़ा आया? मैंने बचपन में मैच नहीं खेला था। ओके, तो अब आपने कहा कि सर अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, दो फिनॉल आपके पास है। आप मुझे बताइए किसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है? ऊपर वाले का। भगवान का कह रहा, ऊपर वाले का। चला बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसका बेटा? ऑर्थो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की वोलेटिलिटी ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल का वोलेटिलिटी कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब फिर से फाइनली, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। आप ये नोट करें, उसके बाद एक नोट पॉइंट लिख लेना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी डिक्रीज करता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है ना? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है या कम हो जाता है? रिलेटिव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक अकेले का मॉलिक्यूलर मास इसी का था, मैं आराम से उठा लेता था। अभी पूरे ग्लास का हो गया तो उठा ही नहीं पाऊंगा। सिंपल। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब पता चला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़ायदा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और फ़ायदा होता है, घुलना मिलना भी होता है। वो सारी चीज़ें पानी में घुल सकती हैं जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, जैसे कि अल्कोहल।
अल्कोहल पानी में घुल सकता है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। मिल्क में भी ग्लूकोज वगैरह होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो भी घुल जाता है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ऑयल बेटा नॉन पोलर है, पहले ही चैप्टर में मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाते समय ही सिखाया था। क्या बेटा? हाँ, जिन लोगों को वोलेटिलिटी समझ में नहीं आए पहले ये पूरा नोट कर लेंगे, इसके बाद इन दोनों का डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? अब आप लोग उस काबिल हो गए हो, चाहे जेई का, चाहे नीट का, चाहे एबीपी केबीपीवाई का, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अगर आपने नोटबुक को एक बार गो थ्रू किया है तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप कर ना पाओ। आप इसे जाना, 11th में भले हो तुम लोग, लेकिन कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। क्या बेटा? चलिए हेडिंग डाल लीजिए वोलेटिलिटी। मैं आपको समझा देता हूँ वोलेटिलिटी होता क्या है, फिर से एक बार बताऊँ। वोलेटिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जो इवेपरेट हो सके। किसी भी लिक्विड का इवेपरेट होने की एबिलिटी को वोलेटिलिटी बोलते हैं। लिखेंगे एबिलिटी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एनी लिक्विड, एबिलिटी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एनी लिक्विड कॉल्ड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एबिलिटी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एनी लिक्विड, या वेपराइजेशन या इवेपोरेशन दोनों बातें सेम है बेटा। तो एबिलिटी ऑफ वेपराइजेशन या एबिलिटी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। फिर से बताओ, जो लिक्विड आसानी से इवेपोरेट होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल। लिखें नेक्स्ट नोट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना। लिक्विड which are more volatile, liquid which are more volatile is easy to evaporation या vaporization। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इवेपरेट ही नहीं हो पा रहा है। जब आपस में जुड़ जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल इवेपरेट ही नहीं हो पाएगा। जब ये किसी के साथ जुड़ जाएगा तो मॉलिक्यूल क्यों इवेपरेट होगा? इवेपरेट का मतलब वेपर में बदलना। जब आपस में ही जुड़ जा रहा है तो वेपर में क्यों जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर की, इस अध्याय की समाप्ति होती है। नेक्स्ट अध्याय हमारा जो स्टार्ट होगा वो सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के स्कूल में रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जा रहा है, इसलिए हम पहले रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? आज का लेक्चर यहीं तक, आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।